Hello everybody. So today we are going to start a very important crucial chapter of क्लास 8। ठीक है, वैसे तो मेरा चैनल 9th और 10th के लिए ही है, पर क्लास 8 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और स्पेशली मैंने अपने बच्चों को ये प्रॉमिस करा था जिनको मैं पढ़ाती हूँ कि मैं इस चैप्टर का वीडियो ज़रूर से बनाऊँगी। ठीक है, बट इट्स अ ह्यूज पेंडिंग वीडियो जो मुझको उनके टेस्ट से पहले कवर करना था, पर मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। तो अब मैं ये वीडियो बनाऊंगी ताकि वो बच्चों के साथ साथ और भी बच्चे जितने हैं जिनका अब हाफ ईयरली एग्ज़ाम आएगा या एनुअल आएगा या जस्ट टू बी प्राउड फॉर इंडिया एंड मराठास, वी कैन लर्न दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं, कैसे एक राजा होने का मतलब सिर्फ बेड ऑफ रोजेस नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि अरे अब तो आराम करो लाइफ बहुत चल जाने वाली है। नो, राजाओं को भी बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत उनको करेज दिखाना पड़ता है, बहुत समझदारी से काम करना पड़ता है, तब वो राजा बनते हैं। ठीक है, किसी भी हाई पोजीशन पे पहुंचने के लिए हर तरह से खुद को तैयार करना पड़ता है, खुद को तपाना पड़ता है, तब जाके आप एक डायमंड की तरह शाइन करते हैं। तो लेट्स विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा हु आर द मराठास। ठीक है, मराठास हैं ही कौन, राइट? तो लेट्स लर्न इट, कौन है मराठास। ठीक है, मराठास आर द पीपल हु आर फ्रॉम वॉरियर कम्युनिटी। ठीक है, जो वॉरियर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं एंड अ पावरफुल वॉरियर कम्युनिटी। आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज के फेस्टिवल्स महाराष्ट्र में सेलिब्रेट करे जाते हैं। दैट रोज प्रोमिनेंस इन वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये मैप मैंने लगाया है, शायद ये आपको उतना अच्छे से ना दिख रहा हो, ठीक है, क्योंकि ये इमेज काफ़ी बड़ी है तो ब्लर हो रहा होगा, बट आई विल make this PPT available on the description box, so you can check out from that। ठीक है, तो ये देखिए ना, जितना भी ऑरेंज पार्ट आपको ये दिख रहा है, ऑरेंज पार्ट, ऑरेंज ही पेन भी है, वाओ, ठीक है, वेरी नाइस। ये जितना भी ऑरेंज पार्ट दिख रहा है ये एक्चुअली वेस्ट है। वेस्ट बंगाल को कोई वेस्ट इंडिया नहीं समझेगा, इसका भी हम आपको कभी एक दिन बताएंगे वीडियो बना के कि वेस्ट बंगाल वेस्ट में है, पर उसको वेस्ट बंगाल ईस्ट में है इंडिया के, पर हम उसे क्यों वेस्ट बंगाल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया का वेस्ट ये मुंबई वाला पार्ट है, महाराष्ट्र वाला पार्ट है। तो दिस वाज द एक्सटेंट ऑफ मराठास। ये मराठा अम्पायर है पूरा। ये जो इसमें आपको हल्का सा एक कलर का थोड़ा चेंज कर लेते हैं, दिखेगा नहीं वरना। ठीक है, ये जो आपको हल्का सा ये दिख रहा है ना बीच में, थोड़ा सा क्रीम कलर का, स्किन कलर का, ये मराठास का नहीं है, राजपूत का है। ठीक है, राजपूत सारे लेबल दिया है। बाकी ये जितना भी आपको एक्सटेंट दिख रहा है, दे आर फ्रॉम मराठास। ओके, लेट्स गो फर्दर। स्पेशली ये कहाँ पे रहने वाले हैं? मराठा, महाराष्ट्र, वेरी रिलेटेबल, महाराष्ट्र में रहने वाले लोग थे। ठीक है, और कब इन्होंने इनका रूल स्टार्ट हुआ था? 17th सेंचुरी के टाइम पीरियड में। ठीक है, इन्होंने ना सिर्फ एक पावरफुल एम्पायर बिल्ड करा, बट एथिकल पावरफुल एम्पायर बिल्ड करा। ठीक है, इनके एम्पायर में, इनके टाइम में जिस पे ये राज करते थे वो तो खुश रहता ही था। ठीक है, जो इनके आसपास वाले लोग हैं वो हमेशा डरे हुए रहते थे, क्योंकि इनके एथिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे ना। जिन लोग के एथिक्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो लोग ऑनेस्ट बड़ा रहते हैं, जो लोग ज़्यादा सच बोलते हैं, लोग उनसे थोड़ा सा डर के रहते हैं। ठीक है, एंड स्वराज जो हमारे इंडिपेंडेंस का एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है। ठीक है, स्वराज इतना इम्पोर्टेंट वर्ड है कि हम अपना रिपब्लिक डे 26 जनवरी को बनाते हैं इंस्टेड ऑफ 26 नवंबर, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को बन चुका था। पर स्वराज की वजह से, क्योंकि स्वराज से रिलेटेड कुछ उस दिन हुआ था, ठीक है, वी विल लर्न इट, है ना, इस वजह से हम बनाते हैं। स्वराज वर्ड ही आया है मराठास से, शिवाजी ने ये वर्ड दिया था, स्वराज, खुद के ऊपर राज करना, है ना, हमें किसी एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत नहीं है। और आज के टाइम पीरियड में भी ये बहुत रेलिवेंट है ना, कि आपको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है पढ़ने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं है, किसी को मारने के, पापा मम्मी को आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। स्वयं पे राज करिए, खुद पे राज करिए, खुद को राजा बनाइए अपनी लाइफ का, और अपने डिसीजन राजा और रानियों की तरह लीजिए, ना कि गुलामों की तरह। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ मराठा, ये तो मैंने अपनी डेफिनेशन जोड़ी है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जो बुक की है वो भी पढ़ लेते हैं। तो मराठास ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को कहा जाता है जो कि उस समय कहाँ रहते थे? डेक्कन प्लेट्यू वाले एरिया में रहते थे। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल नेटिव टू डेक्कन प्लेट्यू एंड मोर स्पेसिफिकली प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। ये तो मैंने आपको बताया ही। ठीक है, दे वर आइडेंटिफाइड विद द लैंग्वेज, दे स्पीक मराठी।
वेरी कॉमन थिंग, मराठा है कि लोग हैं, महाराष्ट्र के हैं, मराठी ही बोलेंगे। एंड उनकी हिस्ट्री तो बहुत अच्छी है, लिटरेरी हिस्ट्री, ये इसको मैं आगे बताती हूँ लिटरेरी हिस्ट्री का क्या मतलब है, लिटरेचर से इनका क्या मतलब है। पर ये पावर में कैसे आए ये हमको समझना पड़ेगा। देखिए बच्चों, हिस्ट्री में स्टोरी हमेशा सेम ही रहती है, आज भी वही स्टोरियाँ चल रही हैं, बस उनके नाम बदल गए, है ना, उनको दिखाने का तरीका बदल गया। पहले वॉर्स को लिखा जाता था केव्स में, अब उनकी रील्स बनाने लग गए, है ना, लेकिन स्टोरी तो सेम ही चल रही है, बस नाम बदल रहे हैं, किरदार बदल रहे हैं। ऐसे बॉलीवुड मूवीज़ होती है ना, लव स्टोरीज़ होती हैं, वेरी रिलेटेबल टू यू पीपल, कि स्टोरी तो सेम ही है, बस हीरो हीरोइन बदल रहा है ना, थोड़ा सा वेन्यू बदल जाएगा, थोड़ा सा टाइम बदल जाएगा, पुरानी स्टोरी नई स्टोरी हो जाएगी, पर स्टोरी तो सेम ही है, हीरो हीरोइन विलेन एंड एट द एंड हैप्पी एंडिंग। वैसे ही हिस्ट्री में भी बिल्कुल सेम स्टोरी चलती है। टू राइज एन एम्पायर, टू बी अ किंग ऑफ सम एम्पायर, पावर वैक्यूम होना चाहिए। पावर वैक्यूम का मतलब है वहाँ पे कोई और राजा होगा ना बढ़िया, तो तुम्हारा राज हो नहीं पाएगा वहाँ पर। अगर वहाँ का राजा चला गया है, अचानक से डेथ हो गई है, या उसको और लोगों ने किसी ने मार दिया, या उस पर हमला हो गया है, आप पावर वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब कहाँ कोई है नहीं, तो बढ़िया से हम राजा बन सकते हैं, वहाँ के लोगों का मन जीत सकते हैं। तो यहाँ की क्या स्टोरी है, मराठास जिस किंगडम में रहते हैं, मराठास का जो डेक्कन प्लेटू, महाराष्ट्र का वाला जो एरिया है, वहाँ पे एक्चुअली रूल यादव डायनेस्टीज़ का था, ठीक है, जो कि दिल्ली सल्तनत का ही एक्सटेंडेड पार्ट है, ठीक है। धीमे धीमे क्या हो रहा था, यादव डायनेस्टी साउंड्स लाइक हिंदू डायनेस्टी, है ना, बिल्कुल मराठा की तरह ये भी अच्छे लोग थे, भले लोग थे। पर हुआ क्या इनके साथ, और हाँ, इनकी कैपिटल बताई गई है देवागिरी। तो आपसे अगर MCQs में बोल दिया जाए कि कैपिटल बताओ यादव डायनेस्टी के, तो घबराना नहीं है, देवागिरी है, जो कि आज जिसको हम दौलताबाद के नाम से उस जगह को जानते हैं, ये इनका कैपिटल था। मराठास के कैपिटल को हम कुछ और कहते हैं, वो अभी हम आपको बताएंगे आगे। तो यादव डायनेस्टी बढ़िया चल रही थी, लेकिन दिल्ली सल्तनत अपना आक्रमण बढ़ाता ही जा रहा था, अपने आप को बढ़ता ही जा रहा था। और बढ़ाने का तरीका क्या है, बाकी राजाओं को मारो, उनका भी एम्पायर अपने अंडर में ले लो, यही तरीका है। तो यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, ठीक है, इसको काट देंगे। खिलजी डायनेस्टी, जो आपने अगर थोड़ा सा भी आपको कभी वर्ड भी आपने सुना हो तो बस रिलेट कर लो, बाकी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। खिलजी रूलर्स ने यादव डायनेस्टी पे, जहाँ वो रहते थे डेक्कन इंडिया में, डेक्कन वाले प्लेट्यूज़ में, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यूज़ यहाँ पर है इंडिया के, लेकिन प्लेट्यूज़ में रहते थे, यहाँ पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और यादव डायनेस्टी क्या बेचारी हार गई, देखो कितने मायूसी से बैठे हैं यादव डायनेस्टी, ठीक है। अब ये हार गए, तो हार गए हैं तो कोई और नया हीरो आना पड़ेगा ना, तो नया हीरो कौन है हमारी मूवी का, मराठा, यानी कि शिवाजी अब हमारे हीरो बन के आगे आएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया, इसको ही आप नोट्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, वैसे तो मैं सब समझाती जा रही हूँ, आप इसको भी नोट्स की तरह समझ सकते हो। तो अब इसमें एक कॉन्टेक्स्ट और बताया गया है जो कि थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेबल थोड़ा कम हो पाएगा, पर चलो बुक में दिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा, तो पढ़ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। क्या बताया गया कि 7th से लेकर 17th सेंचुरी में, ठीक है, हिंदू कल्चर जो रहा है बहुत ही प्यारा कल्चर रहा है, बहुत ही सेलिब्रेटेड कल्चर रहा है। हमेशा हिंदू कल्चर में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको बहुत आगे रखा गया है, इसीलिए हमारे कल्चर में पढ़ाई को बहुत आगे रखा रहता है। तो जो भी ज्ञानी लोग थे, जैसे ज्ञानेश्वर, स्पेलिंग यहाँ भी गलत है इसकी, नामदेव, तुकाराम, रामदास, यहाँ पे तो स्पेलिंग हमने सही लिखी होगी, हाँ, ध्यानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास, ऐसे जो सेंट्स थे, ये भक्ति सेंट्स थे, ठीक है, भक्ति पे मार्ग पे चलने वाले ये सेंट्स थे। अब क्या हुआ, जब इन्होंने देखा कि सारे जो स्क्रिप्चर्स हैं वो तो संस्कृत में लिखे हैं, वो तो पर्शियन में लिखे हैं, सो उनको लगा कि नॉर्मल लोग तो संस्कृत नहीं जानते, आज की तरह संस्कृत हम नहीं जानते, बिल्कुल पासिंग मार्क्स लेकर आते हैं, वैसे ही ताकि बाकी लोग भी इनको पढ़ सके। तो वहाँ के लोग क्या मतलब उनकी लैंग्वेज क्या थी, मराठी लैंग्वेज थी उनकी, वो जैसे हमारे लिए हमारी हिंदी है वैसे उनके लिए मराठी थी, जैसे हमारे लिए स्लैंग से आज के टाइम में उनके लिए मराठा था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जितने ये उपनिषद हैं, जो ये वेद हैं, जो महाभारत हैं, गीता हैं, इन सबको मराठी में ही कन्वर्ट कर देते हैं, इनका गूगल ट्रांसलेशन कर देते हैं थोड़ा, ठीक है, ताकि बाकी लोग भी उस समय की इसको पढ़ सकें और ऐसी अच्छी बातें सीख सकें। तो इसके लिए इनका ही कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने, इन सारे लोगों ने क्या करा, भक्ति सेंट्स पे तो मतलब भक्ति के मार्ग पे तो चले ही चले, ये चाहते थे कि बाकी लोग भी भक्ति के मार्ग पे चलें,
ठीक है। और भक्ति में मार्ग पे चलने के क्या वीडियो तो था नहीं यूट्यूब पे भक्ति सेशन खोल लिया, भागवत गीता सेशन खोल लिया, चलो पढ़ लेते हैं, खुद पढ़ना पड़ता था, ठीक है। तो खुद कैसे पढ़ेंगे, या तो आप सीखे संस्कृत, और लैंग्वेज सीखना तो आपको पता ही है कितना मुश्किल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, बेसिक इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं हम लोग। वैसे ही मराठी लैंग्वेज, जैसे हमको कोई चीज़ हिंदी में बता दी जाए हमको बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ मैम ने स्टोरी बता दी, सर ने स्टोरी बता दी, वैसे ही इन लोगों ने क्या करा, उस समय उपनिषद को, वेद को, भागवत गीता को, महाभारत को, इसको लोग पढ़ सकें, इसको मराठी में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, वेरी सिंपल, ताकि लोग इसको पढ़ सकें। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको हट जाने दो, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। ओके, अब हमको पढ़ना है बहुत ही अच्छी स्टोरी, ये पार्ट 1 ही रहेगा वीडियो का, इसमें मैं आपको एक्चुअली पूरी स्टोरी समझाऊंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसीज़ और नेवी आर्मी के बारे में पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि स्टोरी क्या है, पूरी प्लॉट क्या है, ठीक है। तो प्लॉट पढ़ना शुरू करते हैं, बहुत मज़ेदार प्लॉट है, बढ़िया पॉपकॉर्न वगैरह भी अगर हो तो निकाल लो, मज़ा बहुत आएगा, ठीक है। अगर मज़ा आया तो मतलब कोशिश मैं करूँगी मज़ा बहुत आए। तो हमारे हीरो जो हैं, जो मूवी के हीरो जी हैं, वो 1630 में बॉर्न होते हैं, जिनका नाम है छत्रपति शिवाजी। एक्चुअली अभी इनका नाम शिवाजी है, अभी इनका नाम छत्रपति नहीं है, छत्रपति इनके नाम में आगे जुड़ेगा, पर चलो बुक में दिया तो पढ़ा देते हैं। छत्रपति शिवाजी बॉर्न होते हैं भोसले क्लान में, ठीक है, सरनेम समझ लीजिए इनका। और इनके पेरेंट्स कौन है, शाहजी इनके फादर और जीजाबाई इनकी मदर, ठीक है। तो भोसले क्लान में ये जन्म लेते हैं। उस समय शाहजी जो हैं वो ऑलरेडी एक ऑफिसर हैं, वो ऑलरेडी डेक्कन सल्तनत के अंडर काम करते हैं, ठीक है। और जो मदर, अब वो ऑफिसर है, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, तो घर बार से दूर रहना पड़ता है थोड़ा। अब पापा तो घर पे है नहीं, तो कौन ही बच्चों को सिखाएगा, तो बच्चे की मम्मी यानी कि जीजाबाई उनको सारे अच्छे संस्कार देंगी, ठीक है। यानी कि जीजाबाई क्या करती हैं, जो शिवाजी हैं वो उनकी आंखों के सामने बड़े होते हैं, और उनके पापा ऑफिसर हैं, तो उनके घर पे कौन ही लोग आएंगे, ऑफिसर लोग ही आएंगे, जो बढ़िया मिनिस्टर्स वगैरह है वही आएंगे। अब बच्चा उन लोगों से मिल रहा है, बच्चा के पापा ही ऑफिसर हैं, तो वो उसके अंदर भी ऑफिसर वाली क्वालिटीज़ आने लग जाएंगी। उसके अंदर भी शासन को कैसे चलाना है, राज्य को कैसे चलाना है। राज्य चलाने के लिए राजा का बेटा होना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर का भी कोई बेटा हो तो वो भी तो राज्य चलाना सीख जाएगा, फाइनेंस की बातें सीख जाएगा। तो उसके चक्कर में ट्रस्टेड ऑफिशियल्स और खुद के पापा की वजह से उनको एजुकेशन मिलती रही, और सिर्फ एजुकेशन नहीं, वैल्यूड एजुकेशन, ठीक है। सारा ज्ञान, सारे फाइनेंशियल लिटरेसी, सारी सब कुछ चीज़ें उनको मिल रहा है किससे, ऑफिसर से, यानी कि पापा की तरफ से, पापा और उनके फ्रेंड्स वगैरह जो आ रहे हैं उनकी तरफ से। और इस एजुकेशन में वैल्यूज़ कैसे इंटरकलकेट करने की, बेटा डिसीजन तो तुम ही लोगे, ये बताओ इसमें ऑनेस्टी कैसे लाओगे, इसमें सच्चाई कैसे लाओगे, इसमें किसी का गलत कैसे नहीं करोगे, है ना, वो सब इनकी मदर कर रही हैं, ठीक है। तो मदर का तो कंट्रीब्यूशन सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, तो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। लेकिन उस समय क्या होता है, पुणे का जो रीजन है, जहाँ पे वो उनके आसपास के रीजन है, वहाँ पर कांस्टेंट वॉर्स होती रहती है। क्योंकि अगर ये आप याद करें, इस टाइम पीरियड पे मुगल्स का टाइम पीरियड भी चल रहा है, मुगल्स भी हैं, राजपूत भी हैं, दिल्ली सल्तनत भी चल रही है, उसकी भी राजा है, तो उनके बीच में कांस्टेंट फाइट चलती रहती हैं। और यही सब देख कर क्या है, शिवाजी बड़े हो रहे हैं कि कैसे जब ये फाइटिंग होती है, जब ये वॉर्स वगैरह होती हैं, तो वॉर जो कर रहा है उसका तो लॉस बहुत ज़्यादा हो ही रहा है, जो जीत रहा है उसका भी लॉस है, जो हार रहा है उसका भी लॉस है। क्योंकि वॉर होगी तो घर बार टूटेंगे, बिजनेसेस ख़राब होते हैं, जो जीत भी गई है पार्टी उसके भी तो लोग काफ़ी चले गए ना ऊपर, और जो हार गई उसका तो लॉस है ही है। तो वॉर में सबका ही लॉस है। ये बातें देख के बड़े हो रहे हैं कि कितनी इस वॉर के चक्कर में जो कॉमन लोग हैं, जिनका तो कोई कसूर है ही नहीं, ना उनको वॉर से लेना देना है, सिंपल सादे लोग हैं, सिंपल मैन है ना, वो लोगों को कितनी सारी दिक्कतें हो रही हैं। ये देख के इनका दिल बड़ा सॉफ्ट हो जाता है, इनका दिल बहुत मतलब जेंटलमैन टाइप के आदमी है ना, कि देख रहे हैं लोगों को कितनी तकलीफ़ हो रही है, वो सोचते हैं, उनके अंदर विजन आता है कि हम जब राजा बनेंगे ना तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, तो हम अच्छे राजा बनेंगे, ठीक है। ये सोच के वो बड़े होते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं कि ओके, ये थोड़ा सा पिक्चर फॉर्म में बताया गया कि शिवाजी हुए हैं, ठीक है। शिवाजी को देखो, उनके पापा कैसे समझा रहे हैं सारी बातें, जो ऑफिसर्स है वो उनको गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। और सॉरी एक मिनट,
यस, ठीक है, हार्डशिप्स वो लोगों की देख रहे हैं दूर से कि कैसे लोग हमला करते। तो देखिए पेरेंट्स, बच्चा कितना डरे हुए हैं और लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है, पैसा देना पड़ रहा है, टैक्स ज़्यादा देने पड़ रहा है। तो ये उनकी लाइफ का छोटा बचपन जो है वो उनको इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बड़े होते हैं थोड़ा सा, जब वो प्यूबर्टी में आते हैं, जिस एज में हमें समझ में भी नहीं आता कि सब्जेक्ट कौन सा ले लें लाइफ में, पढ़ें कौन सा, नीट की तैयारी करें कि जेई की तैयारी करें। उस समय इंसान इतना महान हो गया है कि पूछो मत, है ना। एट द एज ऑफ 16 मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च करना वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मिलिट्री अपनी बना रहे हैं, अपनी आर्मी फॉर्म कर रहे हैं अपने आप से। ऐसा तो नहीं आर्मी बोला भैया आ जाओ आर्मी में चलो, नहीं, बात करनी पड़ती है, लोगों को समझाना पड़ता है, लोगों को अपने अंडर लाना पड़ता है, तब ऐसा होगा। तो मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट करना है, वो भी किस रीजन में। अब कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ़ रहती है कि हमारे पास तो मैम घर में एसी नहीं है, लाइट नहीं है और पता नहीं क्या क्या, वाईफाई नहीं, हम पढ़ें कैसे। देखिए कैसे करा जाता है काम। ठीक है, पुणे के जिस रीजन में जो फोर्ट्स ख़राब हो चुके हैं, निगलेक्टेड हैं, जहाँ पे वॉर्स हो चुकी हैं, वॉर होगी तो भैया महल वहल तो टूट टाट जाएंगे ना, महल वगैरह सब ख़राब हो जाएंगे, सब टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, सब वहाँ पे सब बस बिल्लियाँ रहेंगी जाकर। उन जगहों पे जाकर मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट कर दिया। ये नहीं कि भैया आप पहले हमको महल बनवा कर दो तब हम अपनी मिलिट्री बनाएंगे, नहीं, जो भी चीज़ अवेलेबल है लाइफ में उसके साथ ही काम शुरू करना पड़ता है। नई बुक्स नहीं है, ओल्ड बुक के साथ शुरू करो, बुक्स नहीं है तो PDF डाउनलोड करके पढ़ना शुरू करो। ठीक है, वाईफाई नहीं है तो कई ऐसी पब्लिक प्लेसेस हैं जहाँ फ्री वाईफाई अवेलेबल है, वहाँ पढ़ सकते हैं, तरीके हज़ार हैं काम करने के, है ना। तो वो ये करना स्टार्ट करते हैं, छत्रपति शिवाजी किंगडम। और ऐसे ही धीमे धीमे, अब देखिए 16 ईयर्स आर वेरी स्मॉल किड, है ना, और धीमे धीमे इनका एम्पायर एक्सपैंड होना, लोग उनसे, क्योंकि लोग, जो लोग अच्छे हैं ना, जो लोग सोसाइटी की भला करना चाहते हैं, लोग उनके साथ जुड़ते अपने आप चले जाते हैं, उनके अंदर एक अलग चमक होती है। जैसे महात्मा गांधी जी के साथ, ही नेवर परसुएड पीपल कि आओ मेरे साथ जुड़ो, उनको देख के लोग उनके साथ जुड़ जाते थे कि अरे हमारे लोग इतना कर रहे हैं तो हम तो उनके साथ जुड़ ही सकते हैं ना। वैसे ही इनके साथ भी था और धीमे धीमे इनका किंगडम क्या हो गया, इंडिया की वेस्ट कोस्ट तक एक्सपैंड कर गया। ठीक है, यहाँ पे इंडिया के आधा इंडिया बनाया, तो ये जो इंडिया का वेस्ट कोस्ट है यहाँ तक इन्होंने एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया। अब वो कोस्ट पर आ गए हैं, कोस्ट मतलब पानी के पास आ गए हैं, पानी के पास हमला होगा। यूरोपियंस ने भी आना शुरू कर दिया है इंडिया में, ब्रिटिशर्स तो बहुत लास्ट में आते हैं, यूरोपियंस ने आना शुरू कर दिया है अभी से। यूरोपियंस आ रहे हैं, अब समझ जो खाली हाथ तो आएंगे नहीं, तलवार अलवार बढ़िया बम बुम लेकर आते हैं। तो क्या होगा उससे, अब ये आके यहाँ हमला करेंगे, हमला होगा तो इनके पास कोई आर्मी नहीं होगी तो बहुत तकलीफ़ हो जाएगी। तो इनको समझ में आया कि नेवी को, कहीं लिखा है यहाँ पर, आगे लिखा है शायद, चलो ठीक है, नेवी, हाँ लिखा तो है, नेवी को इस्टेब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आ रही बात। ये आज सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है कि हाँ हमला होगा तो नेवी इस्टेब्लिश कर देते हैं, क्या तकलीफ वाली बात है, इसमें कौन सा बड़ा डिसीजन ले लिया। आज सुनने में इजी लग रहा है ना बेटा, उस समय बहुत टफ था ये डिसीजन लेना। ठीक है, क्योंकि आप उनसे लड़ने की बात कर रहे हो जिनके पास राइफल्स हैं और आपको तलवार से लड़ना है। जहाँ तलवार उठा पाओगे वो तो मार देंगे, लेकिन तब भी लड़ना है। ठीक है, और उस समय कोई भी यूरोपियन पावर अदर देन ब्रिटिशर्स, ठीक है, उसके अलावा किसी के पास इतनी स्ट्रॉन्ग नेवी थी नहीं। तो ब्रिटिशर से कंपटीशन हो रहा है यहाँ, ठीक है, अंग्रेज़ों से। तो नेवी को स्टार्ट करना, नेवी को स्ट्रॉन्ग करना वॉज सच अ रेवोल्यूशनरी स्टेप। जैसे आज AI रेवोल्यूशनरी है ना, वैसे ही नेवी उसमें रेवोल्यूशनरी स्टेप था, उसको वो स्टार्ट करते हैं। एंड इट वॉज अ ट्रूली रेवोल्यूशनरी स्टेप एट दैट मोमेंट। सी हाउ मतलब क्यूट एंड हाउ इनोसेंट ही इज़ लुकिंग, हैविंग वेरी बिग ड्रीम्स फॉर इंडिया, for independent India, right? Okay, so let's go further. Yes, ठीक है, to protect, हाँ अब इसमें हम थोड़ा सा और इनके बारे में पढ़ते हैं कि क्या इनके, एक मिनट, ये तो स्टोरी आगे बढ़ गई थोड़ा, इसकी यही स्टोरी थोड़ा बड़ा टेक्स्ट में पढ़ानी है बस, और कुछ नहीं, वो बस पिक्चर फॉर्मेट में। ठीक है, तो हाँ, टू प्रोटेक्ट हिज पीपल फ्रॉम पावरफुल एनिमीज़, यानी कि दुश्मनों से बचाने के लिए छत्रपति शिवाजी ने बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी बनाई। क्या स्ट्रैटेजी बनाई कि देखो जब एनिमी हम पे अटैक करेगा ना तो हम भैया
फरमान तो नहीं भिजवा पाएंगे, चलो आर्मी जल्दी आ जाओ, इकट्ठा हो जाओ, 100 150 300 लोग इकट्ठा हो जाओ। जब तक ये 100 150 300 इकट्ठा होंगे, ये सब अपना सामान पकड़ पाएंगे, घोड़ा उड़ा पे चढ़ पाएंगे, तब तक तो सारा काम निपट जाएगा यहाँ पर, तो एनिमीज़ हम लोग को मार उड़ के चले जाएंगे। सो ही डिवाइज्ड अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ वेरी इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजी कॉल्ड गुरिल्ला वॉरफेयर। पर अब लड़ाई हो गई तो चुप रह गए तो फिर काम हो जाएगा ना सारा। तो गुरिल्ला वॉरफेयर में क्या होता था, यू आर नॉट सपोज टू क्रिएट अ ह्यूज आर्मी, बहुत बड़ी आर्मी क्रिएट नहीं करनी है, ठीक है। लिमिटेड लोगों को अपने पास रखो, 10-15 लोग को सटासट खेत में घुस के जंगलों के बीच से चले जाके आराम से सबको मार कर आ जाओ, ज़्यादा स्टाइलिश नहीं बनना है। अगर आप सब ने एक मूवी अभी रिसेंटली इसी ईयर लास्ट ईयर आई थी छावा, विकी कौशल की, ठीक है, वो एक्चुअली मराठास के शिवाजी की बेटे के ऊपर ही मूवी थी वो। तो अगर उसमें अगर आपने एक सीन देखा हो कि वहाँ पे शुगर केन के फील्ड्स में कैसे मराठा एम्पायर बिल्कुल वी शेप में जाते हैं, है ना, पूरा एक एग्रीकल्चर फील्ड बना रहता है, यहाँ से घुसते हैं, यहाँ से घुसते हैं और मार के यहीं से निकल जाते हैं और कोई जान भी नहीं पता कभी आए कब चले गए। इट वॉज सो क्विक, लाइक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जहाँ टेररिस्ट का स्पॉट था वहीं पे मिसाइल गिराएंगे, वहीं पे बम गिराएंगे, ना अगल ना बगल, जिसको मारना है उसी को मारेंगे, किसी और को नहीं मारेंगे। तो दिस वाज अ थिंग जो आज के सर्जिकल स्ट्राइक की तरह, कि कितना फोकस्ड है उनका काम, कितना स्पीडी, कितना सरप्राइज अटैक हो रहे हैं, लोग जान ही नहीं पा रहे कब कैसे हुआ जा रहा है, और इसमें उनकी हेल्प कौन कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। डेक्कन प्लेट्यू जो है, आज भी ऐसा कहना है, आज भी लोगों का मानना है वहाँ डाकू बड़े रहते हैं, ठीक है, कोई डाकू ही ना देख रहा हो वीडियो, ठीक है। तो डेक्कन प्लेट्यू मतलब वहाँ डाकू बहुत रहते हैं। क्यों डाकू रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे गलियाँ वगैरह बढ़िया हैं, गुफाएं वगैरह बढ़िया हैं, जंगल अंगल बहुत ज़्यादा है ना। अब उस जंगल का रास्ता जिसको पता है, वहाँ की गुफाएं जिनको पता है, उनको तो पता है कहाँ से निकलना है, बाकी जो नहीं आएगा तो समझ ही नहीं पाएगा कहाँ से निकले, कहाँ से एंट्री करें। जिसको पता है, यानी कि शिवाजी को पता है, वो तो वहीं रहे ही रहे हैं, तो उनके पास इस टेरेन को यूज़ करने का, इस लैंडफॉर्म को यूज़ करने का बड़ा अच्छा तरीका है, और गुरिल्ला वॉरफेयर से वो ये काम करते हैं, ठीक है। अब जब इनकी इस काम से इनको सक्सेस मिलने लगती है, तो जीवन में जब सक्सेस मिलेगी तो क्या होगा, लोग जलेंगे, लोग थोड़ा सा तकलीफ़ में आएंगे, सबको पता है सबके रिलेटिव वगैरह थोड़ा सा जल जाते हैं, थोड़ा सा पड़ोसी वड़ोसी जल जाते हैं, तो इनके भी थोड़े से पड़ोसी वड़ोसी जल जाते हैं, ठीक है। कौन है पड़ोसी, ये बीजापुर के सुल्तान जो हैं, ठीक है। ये कहते हैं ये भैया जो नया लड़का आया है मार्केट में, है ना, ये जो हीरो आया है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है ना, ये ऐसे ही काम करता रहा तो ये हमारा भी एरिया अंडर में ले लेगा, हमको भी मार उड़ देगा। तो ये अपने वेटरन जनरल को, अपने एक बढ़िया ऑफिसर को, यानी कि जिनका नाम अफजल खान था, उनसे प्लान करते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं, कहते हैं भैया इनको हटाना है रास्ते से, इनको हटाओ, वरना तो हमारा तो सारा ये बना बनाया राज्य बिगड़ जाएगा, ये तो आके मार देंगे। इनको ऐसे गलत फहमी है एक्चुअली, बस ऐसा कुछ है नहीं भाई। शिवाजी का बिल्कुल भी ये मोटो नहीं था कि हम किसी और को मार दें जाकर, ठीक है, पर उनका मोटो था वेलफेयर, कि कोई राजा अपने लोगों के साथ गलत कर रहा है वो हम नहीं होने देंगे। वो लोग भले उस राज्य के हैं, पर सबसे पहले वो इंसान है, और इंसान की सेवा करना उनका धर्म है, ठीक है। तो अफजल खान को वो भेजते हैं, ठीक। अब क्या होता है, अफजल खान जी की और शिवाजी की होती है एक मीटिंग कि चलो डिनर पार्टी करते हैं, है ना, भैया जी आप भी आइए, भैया जी हम भी आते हैं, बात उतर के ख़त्म करते हैं, क्यों ज़्यादा आगे लड़ाई लड़ू करना, क्यों ज़्यादा केस वेस कोर्ट तक लेके जाना, अपना मिल के ख़त्म करते हैं। शिवाजी वॉज वेरी इंटेलिजेंट कि ऐसे तो नहीं बुला रहे हैं, ये कुछ और भी बात है। मीटिंग होती है, मीटिंग के लिए ये होता है कि मीटिंग में डिसाइडेड होता है नो वेपन, कोई भी कोई वेपन लेकर नहीं आएगा साथ में, नो वेपन, है ना। पर तुम किसी को अपने घर बुला रहे हो, कह रहे हो मेरे पास कोई वेपन नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कोई और आ रहा है वेपन लेकर नहीं आएगा, पर तुम किसी को अपने घर बुला रहे हो, कहते हो वेपन नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर मीट हिम फ्रॉम 1-on-1 मीटिंग एट द फुट ऑफ प्रतापगढ़ फोर्ट एमिड थिक फॉरेस्ट, कि भाग भी ना पाए वहाँ से कोई, ऐसी जगह मीटिंग करो चुपचाप कि कोई वहाँ से भाग भी ना। शिवाजी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, है ना, उन्होंने कहा ठीक है हम कोई वेपन लेकर नहीं आएंगे, एंड ही टुक वाघनाग विद हिम। वाघनाग क्या है, एक क्लॉ है, जैसे शेर का क्लॉ होता है, चीते का क्लॉ होता है, वो रिंग्स होती हैं एक्चुअली, और उसके अंदर पकड़ने के लिए होता है। अभी मैं आपको इसकी फ़ोटो दिखाऊंगी, ठीक है।
तो बाहर से तो आपको लगेगा कि आपने रिंग पहनी है, दोनों हाथ मतलब दोनों फिंगर्स में रिंग पहनी है, पर अंदर क्या है, वो क्लॉ है, और जिसको मार दोगे उसके अंदर मतलब तलवार की तरह वो चला जाएगा। तो वो अपना पहन के जाते हैं और वही होता है, शिवाजी उनको मार देते हैं, ठीक है, और गुरिल्ला वॉरफेयर की हेल्प से वहाँ से निकल जाते हैं, सिंपल, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, कुछ बचा तो नहीं इसमें। देयर शिवाजी किल्ड अफजल खान, द मराठा हिडन इन माउंटेन्स, रूटेड द खान आर्मी विद गुरिल्ला अटैक्स। ओके, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, इसी को हम थोड़ा पिक्चर फॉर्मेट में देख लेते हैं कि कैसे, देख रहे हैं ना, ये क्लॉ ये थोड़ा सा अलग बना है, एक्चुअली ये रिंग की तरह ही होता है। आपकी बुक में इसका फ़ोटो दिया है, उनको मार के कहते हैं ठीक है टाटा बाय बाय, हमको मारने आए थे ना तुम लोग, क्योंकि सबसे पहले एक्चुअली अफजल खान अटैक करते हैं उन पर, तो अपनी प्रोटेक्शन तो करनी पड़ेगी, वरना समाज का भला कैसे कर पाएंगे हम आगे जाकर, ठीक है। तो बस ऐसे ही होता है। एज अ रिटेलिटरी एक्शन फॉर द 3-year long wave attack, छत्रपति शिवाजी sacked सूरत, a wealthy port city of मुगल एम्पायर। तो होता क्या है, मुगल एम्पायर जो, अब ये एक स्टोरी थी अफजल खान वाली, अब दूसरी स्टोरी पे पढ़ते हैं। मुगल एम्पायर जो उस समय औरंगज़ेब के का ये टाइम पीरियड चल रहा है, वहाँ पे जो मुगल एम्पायर चल रहा है, ठीक है। तो होता क्या है, येलो ले लेते हैं थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। मुगल एम्पायर प्रेजेंट डे गुजरात वाला टाइम जो चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे इनके ही अंडर एक सिटी होती है सूरत, और आज भी सूरत में बड़ा बढ़िया बिजनेस होता है, ठीक है। सूरत सिटी से बहुत बढ़िया मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, अटैक वगैरह हो रहे होते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। ये मुगल एम्पायर इनको जीने नहीं दे रहा है, मुगल एम्पायर इन पर शिवाजी पर अटैक कर रहा है, वही ना, जब अच्छे बनोगे तो लोग अटैक करेंगे। और मुगल एम्पायर अब अकबर वाला टाइम नहीं रहा है कि हिंदू भी खुश और मुसलमान भी खुश, हिंदू बिल्कुल खुश नहीं है यहाँ, मुसलमान की औरतें भी खुश नहीं हैं, है ना, बस बेकार लोग ही खुश हो रहे हैं। तो मुगल एम्पायर क्या करता है, लगातार शिवाजी और उनके एम्पायर पर अटैक करता रहता है, 3 साल से अटैक कर रहा है, 3 साल से भैया तुमको मौका दे रहे, तुम सुधर नहीं रहे हो, ठीक है अब चलो हमारा अटैक होगा, अब हम तुम्हारी सबसे सुंदर सिटी पर अटैक करेंगे, सूरत पर अटैक करेंगे और उसको पूरी तरह से लूट लेंगे, बिल्कुल खाली कर देंगे, बिल्कुल वो वेल्दी सिटी है जहाँ से तुम्हारा सारा ट्रेड चलता है, सारा तुम्हारा पैसा आता है, उसी को हम लेंगे लूट। देयर ही ऑब्टेन्ड एनॉर्मस ट्रेजर, यानी कि बहुत बढ़िया पैसा शिवाजी वहाँ से लूट लेते हैं, कितना, 1 करोड़ रुपीज़। उस समय का 1 करोड़ है, आज का तो भैया बहुत ही हो गया, बहुत ज़्यादा पैसा हो गया आज के टाइम में, ठीक है। आज के लिए लार्ज सम फॉर द टाइम, आज के लिए बहुत बड़ा टाइम है, ठीक है। हाउएवर देखिए, ये होती है इंसान की अच्छाई, इससे हम कितना अच्छा सीख सकते हैं। जब भी हमें कोई इंसान पसंद नहीं होता है, ठीक है, तो हम दुश्मनी में इतना ब्लाइंड हो जाते हैं ना कि हमको सही गलत तो समझ में ही नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। इतनी दुश्मनी के बाद भी इतने 3 साल से अटैक हो रहे हैं, स्टिल ही नेवर अटैक रिलीजियस प्लेसेस, नेवर, ठीक है। और उसमें से एक और इंसान होते हैं मोहनदास पारेख, जो कि वहाँ के सूरत के एक चैरिटेबल मैन होते हैं, ठीक है, वहाँ पे चैरिटी करते हैं, लोगों का भला करते हैं। इनके घर को वो छूते भी नहीं है कि इनको तो हम छुएंगे भी नहीं भाई, ये चैरिटेबल मैन है, लोगों का भला करने वाले हैं, हमारी लड़ाई इनसे नहीं, हमारी लड़ाई तो मुगल से है ना, रिलीजियस प्लेसेस से नहीं, किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट को हमें हर्ट नहीं करना है, ठीक है। दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ मराठा एम्पायर, राइट। सो दिस वॉज द थिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा सा इसमें मज़ा आ रहा हो, है ना, ठीक है। ये देखिए गुरिल्ला वॉरफेयर का थोड़ा सा दिखाएगा कि ऐसे छुप छुप के, देख रहे हैं कैसे छुप छुप के अचानक से ऊपर से डाल दो, पत्थर डाल दो, यहाँ से तलवार लेके चले जाओ, फरमान जारी कर, मतलब पास कर दो एक दूसरे को लेटर्स, है ना। देखिए ग्रुप्स बहुत छोटे छोटे, बहुत बड़ी आर्मी नहीं जा रही, देखो यहाँ कितनी बड़ी आर्मी जा रही है, पूरा कारवां जा रहा है ना, देखो 3 4 5 लोग खड़े, सब बढ़िया मार मुर के हिसाब बराबर कर दे रहे हैं इन लोग का, ज़्यादा थोड़ी ना कि वहाँ 150 लोग को लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है सूरत, अभी आपको इसी आपकी बुक में आपको वो चैप्टर भी पढ़ना है, कॉलोनियल एरा, वो भी मैं कोशिश करूँगी बनाऊँ ज़रूर, क्योंकि वो चैप्टर बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो इसी बुक में हम पढ़ेंगे कॉलोनियल एरा, ठीक है। उसमें हम पढ़ेंगे सूरत इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिटी फॉर ट्रेड पर्पसेस फॉर यूरोपियंस, यहीं से सारा वो ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया को सोने की चिड़िया को ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। तो उस समय भी यूरोपियंस यहाँ से ट्रेड करते थे, यूरोपियन मुगल एम्पायर टाइम में, मराठा एम्पायर टाइम में भी सूरत से ट्रेड करते थे। छावा मूवी देखियो, जब संभाजी आते हैं वॉर से, तो उनके जश्न में ब्रिटिशर्स भी आते हैं
और वो पूरा इंग्लिश में बात करते हैं उनसे। इसका मतलब शिवाजी वॉज वेरी टैलेंटेड दैट मोमेंट ऑल्सो, उनको तब भी इंग्लिश आती है, मराठी भी आती है, ठीक है। तो सूरत से क्या हो रहा है, सिर्फ मुगल्स का काम नहीं हो रहा है, यूरोपियंस का भी काम हो रहा है, और शिवाजी ने सूरत को ही लूट लिया। तो अब ये वहाँ के बहुत ही पॉपुलर न्यूज़पेपर में ये खबर छप जाती है कि एक शिवाजी नाम के इंसान है, वो बड़ा ही ख़राब है, वो सूरत उरत को अटैक कर लिए हैं और कह रहे हैं पैसा दो वरना हम देंगे नहीं तुमको तुम्हारी सिटी, है ना। और रिटर्न एंड ड्यून दैट सिटी वाला काम कर देते हैं। ये हेडलाइंस होती हैं वहाँ की, समझ रहे हैं बात। जब कोई इंटरनेट नहीं चल रहा है, जब कोई ट्विटर वगैरह नहीं चल रहा है, जब कोई हैशटैग्स नहीं चल रहे हैं, तब भी कोई इंसान लंदन गैजेट के न्यूज़पेपर में अपनी छाप छोड़ पा रहा है। सच अ बिग मोमेंट फॉर इंडिया, है ना। न्यूज़ आज जो CGP का प्रोटेस्ट हुआ था, जो हो रहा है आजकल, जो अब तो ख़त्म हो गया, तो इसको न्यूज़ कवर कर रही है इंटरनेशनल मीडिया की, है ना, क्योंकि रील्स वहाँ तक पहुँच रही हैं, इंस्टाग्राम है इसलिए पहुँच रहा है। लेकिन उस समय तो कुछ न्यूज़पेपर नहीं है, कोई मीडिया है ही नहीं, तब भी वहाँ की न्यूज़पेपर में ये बात छप जाना बहुत बड़ी बात होगी इंडिया के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत प्राउड की बात हो गई कि हमारे यहाँ इतने अच्छे राजा हैं कि इनकी तारीफ़ वहाँ बेतारीफ़ तो नहीं हुई भैया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उसी को पिक्चर फॉर्मेट में है कि मुग़ल एम्पायर था, कंट्रोल करता था किसको कंट्रोल करता था, सूरत को कंट्रोल करता था, क्योंकि सूरत एक बहुत ही बढ़िया सिटी चल रही है, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है वहाँ से। सूरत बहुत एक्सट्रीमली वेल्दी फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, देख रहे हो ना, सब शिप वहाँ से जा रही हैं, बढ़िया मज़ेदार इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, सब पैसा कमा रहा है। शिवाजी मुग़ल के खिलाफ लड़ते हैं, शिवाजी अटैक करते हैं सूरत पे, अटैक का जवाब दे रहे हैं, बेसिकली अटैक खुद से नहीं कर रहे हैं, है ना। और बहुत ही बढ़िया वेल, देखो कितना सोना वोना बढ़िया लेके खुश रहते हैं कि अब उनको मजा चखाया हमने। अब यूरोपियन ट्रेडर, अंग्रेज, सब गोरे, सब वो हो रहा है कि ये तो ऐसे अटैक करते रहेंगे, हम क्या करेंगे आगे, हमारा कैसे काम चलेगा। और इसकी रिपोर्ट पहुंचती है यूरोप कि यहाँ पर एक शिवाजी नाम का इंसान है, वो बहुत परेशान कर रहा है, थोड़ा देख लो, है ना। और उनके लिए पूरा पेज उनको एलोकेट करा जाता है, ठीक है। सच अ बिग थिंग, आज के भी लीडर्स को नहीं करा जाता, इतना उनको करा गया, ठीक है। भले ही क्रिटिसाइज़ करा गया तो क्या हुआ, काम तो अच्छा ही किया था, क्रिटिसाइज़ कर लो, क्या करना उससे, है ना, ठीक है। हाँ, द सैकिंग ऑफ सूरत वॉज ग्रेट इंसल्ट फॉर मुगल एम्पायर। अब भैया तुम्हारी जो सबसे इम्पोर्टेंट सिटी थी, जहाँ से तुम सारा माल कमाते थे, बढ़िया पैसा कमाते थे, वो तो तुम्हारा ले लिया शिवाजी ने, तो क्या हो गई, इंसल्ट हो गई, बहुत बेइज्जती हो गई, प्रेस्टीज बड़ा मतलब खतरे में आ गई, रिस्पेक्ट तो बची ही नहीं मुगल एम्पायर की। तो औरंगजेब का भी दिमाग कम थोड़ी ना है, वो भी तो चालाक तो बहुत ज़्यादा है ना। इसका दिखाया गया छावा मूवी में। मैं तो कहूँगी अब जो नेक्स्ट संडे वगैरह है, टाइम वाइम मिल जाए, छावा देख लेना, थोड़ा बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा चैप्टर ये, ठीक है। जबकि उसमें संभाजी वाला टाइम दिखाया, पर अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। तो औरंगज़ेब जय सिंह को वहाँ भेजते हैं। अब हम सोचेंगे कि औरंगज़ेब जय सिंह को क्यों भेज रहे हैं, जय सिंह तो थोड़ा हिंदू जैसा साउंड कर रहा है, राजपूत वाला चीज़ साउंड कर रहा है। तो ये राजपूत के साथ इनका कनेक्शन जोधा टाइम के टाइम से है, अकबर जोधा, है ना, तब से राजपूत के इनके साथ कनेक्शन है। तो जय सिंह से इनका कनेक्शन होता है, राजपूत के जनरल होते हैं। और ये औरंगज़ेब जय सिंह को भेजते हैं कि जाओ भैया छत्रपति जी को थोड़ा सा हटा कराओ, ये हमको जीने नहीं देगा, ये हमको नहीं बढ़ने देगा आगे, ये हमको लोगों को परेशान नहीं करने दे रहा है, हमको तो लोगों को परेशान करने में मज़ा आता है, ये हमको करने नहीं दे रहा है, ठीक है। छत्रपति शिवाजी अनफॉर्चुनेटली जय सिंह से हार जाते हैं, ठीक है। वो उनको बदले में उनको कुछ अपना किंगडम देना पड़ता है, साइजेबल पार्ट ऑफ किंगडम उनको देना पड़ता है। ना सिर्फ ये, एक मीटिंग के साथ एक ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, जिसको हम पुरंदर फोर्ट ट्रीटी भी कहते हैं, या पुरंदर ट्रीटी भी कहते हैं, ट्रीटी ऑफ पुरंदर भी कहते हैं, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर भी हम इसको कहते हैं, ठीक है, क्योंकि शिवाजी वॉज नॉट रेडी कि हम पे अटैक हो जाएगा, अचानक अटैक हो जाता है तो वो हार जाते हैं। कोई बात नहीं, हीरो भी कभी कभी हार जाता है, तो क्या, हीरो तो हीरो रहेगा ना, शिवाजी हीरो है, ठीक है। और एंड हिज सन हैड टू एंटर फॉर मुगल सर्विसेज। कुछ टाइम के लिए संभाजी को मुगल के अंडर सर्विस देनी पड़ती है, क्योंकि ये हार गए हैं। अब जो हार गया है उसको जीतने वाले की बात माननी पड़ेगी, तो बात तो माननी पड़ती है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, औरंगज़ेब थोड़ा सा खुश ज़्यादा हो जाता है कि अब तो हमने इनको हरा दिया भैया। थोड़ा सा ये लो मोमेंट आता है शिवाजी की लाइफ में। तो क्या हुआ, ये आपको मैंने बस, क्योंकि बुक में बहुत
कॉम्प्लिकेटेड वे में दिया है, इसलिए थोड़ा सा टाइमलाइन बता दिया है। संभाजी एंटर्स मुगल सर्विसेज, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, एस्केप्स। अच्छा ये आगे आपको समझ में आएगा, रुक जाओ, ये अभी आपको समझ में आएगा। ये 2 पॉइंट आपको समझ में अभी नहीं आएंगे, ये यहाँ पे समझ में आएगा आपको, ठीक है। ऐसा करते हैं, ये जो टेक्स्ट लिखा है इसको हम बाद में पढ़ते हैं, पहले से स्टोरी को समझते हैं क्या होता है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुई, मैंने अभी आपको बताया ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुई। जयसिंह जो रहते हैं, अरे सो सॉरी, 1 मिनट बच्चा, ये आज पहली क्लास है ना, स्मार्ट बोर्ड के साथ है, थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रहा है, कोई खोएंगे इसके साथ भी, ठीक है। हाँ, तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है, बढ़िया, ठीक है। आप लोगों को दिख तो रहा है ना ये, 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ वरना ये ब्लर होगा आपको, है ना। 1 मिनट, ठीक है, हाँ अब बढ़िया दिखेगा, है ना, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन होती है ना। किसने साइन करी? जयसिंह के बीच में साइन हुई और शिवाजी के बीच में साइन हुई है। कुछ लैंड भी देना पड़ा, बेटे को भेजना पड़ गया सर्विस के लिए, ठीक है। अब क्या होता है, शिवाजी को बुलाते हैं, कौन बुलाते हैं? औरंगज़ेब भैया जी बुलाते हैं, ज़रा आओ, अब तो हार गए ना थोड़ा, अब तो माओ सामने आओ ज़रा, ठीक है। और एक राजा से मिलने जा रहा है ना। चाइना से हमारी कितनी भी दुश्मनी हो, कितना भी हमारा रिलेशन उनसे अच्छा ना चले, लेकिन वहाँ के कोई मिनिस्टर यहाँ आएंगे तो क्या लगता है उनको कम इज़्ज़त मिलेगी? नहीं, उनको भी वही इज़्ज़त मिलेगी जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ हम उनको देते हैं। उनको भी वैसे ही प्राइम मिनिस्टर रिसीव करने जाएंगे जैसे बाकियों को करने जाते हैं, उनको वैसे ही उसी होटल में रखा जाएगा जो बाकी के साथ करने जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ के मिनिस्टर हैं। भले ही हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है तो क्या हुआ, बट मिनिस्टर और किंग का कुछ ओहदा होता है, और ये ओहदा औरंगज़ेब भूल जाते हैं। इनको मनसबदार्स, जो कि एक छोटे लेवल के ऑफिसर्स होते हैं जिनका आर्मी से काम होता है, वहाँ पे इनको खड़ा कर देते हैं, उनकी लाइन में इनको खड़ा कर दे रहे हैं। यहाँ पे मनसबदार्स खड़े हैं, यहाँ खड़ा कर दिया शिवाजी को। राजा हो तुम, राजा तो ये भी हैं, इनको वैसे ही दो, भले ही तुमसे लड़ाई होगी तो क्या हो गया। तो शिवाजी को बहुत इंसल्ट लगती है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ये तो बहुत गलत हो गया। और शिवाजी अपने बेटे के साथ वहाँ गए होते हैं, तो बेटे के सामने तो बहुत इंसल्ट हो गई, बहुत बुरा लगा। और सिर्फ औरंगज़ेब ये तो करता ही करता है, शिवाजी और उनके बेटे को हाउस अरेस्ट कर देता है। हाउस अरेस्ट को आप लॉकडाउन समझ लो आज का। हाउस अरेस्ट हो गए थे ना, सब घर के अंदर रहेंगे, है ना, बाहर पुलिस रहेगी, जो बाहर निकला लाठी चार्ज हो जाएगा, ठीक है। बहुत लोग को पड़ती थी मार जब वो बाहर निकलते थे उस समय। तो शिवाजी को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है आगरा में। जेल में नहीं रखा जा रहा है, जेल में नहीं है, ये हाउस अरेस्ट है। ये सब बुक में नहीं लिखा है बेटा, ये समझाने के लिए मैं आपको करा रही हूँ कि हाउस अरेस्ट कर लेते हैं। तो शिवाजी दिमाग चलाते हैं क्या करें, जैसे लॉकडाउन में लोग दिमाग चलाते थे कैसे निकलें बाहर। तो सुबह शाम स्कूटी लेके निकलने की आदत थी, साइकिल लेके मोहल्ला मारते थे राउंड, अब कैसे निकलें। तो बहुत लोग क्या दिमाग चलाते थे कि दवाई लेने जा रहे हैं, पुलिस रोके कि कहेंगे दवाई लेने जा रहे हैं, अब थोड़ी ना रोक पाएगी, अब बुखार है लेना ही पड़ेगा पैरासीटामोल, तो लेने जा रहे हैं। तो शिवाजी भी वही दिमाग चलाते हैं, वो कहते हैं कि हम बड़े तबीयत हमारी ख़राब हो गई है, एक्ट करते हैं ऐसा, बहुत हम तबीयत हमारी ख़राब है, अब तुम समझ जाओ हमारे जाने का टाइम आ गया है ऊपर, तो अब हम क्या करें। तो इसीलिए जब ऊपर जाने का टाइम आता है तो इंसान क्या करता है, दान करना शुरू कर देता है, अच्छे काम करना शुरू कर देता है, भगवान को याद करना शुरू कर देता है, जिनसे उनको माफ़ी मांगनी होती है उनको माफ़ी मांगना शुरू कर देता है। यही तो करता है इंसान, वो भी वही करते हैं। कहते हैं देखो हम बहुत बीमार हैं, अब हमको सबको स्वीट्स देने हैं, सबको दान देना है और ब्राह्मण्स को भिजवाना है ताकि वो हमारे लिए दुआ करें, हम जल्दी ठीक हो जाएं। वो ऐसा प्लान बनाते हैं कि हर जगह बात फैल जाती कि शिवाजी बड़े बीमार हो गए हैं और परमिशन मांगते हैं कि हमको स्वीट्स और ऑफरिंग्स भेजने दो, ठीक है, किसको, जो पूजा पाठ करते, जो ब्राह्मण्स होते हैं, ताकि वो हमारी रिकवरी की दुआ कर सकें, ठीक है। एक्टिंग भी करते हैं कि बड़े बीमार हो गए हैं नहीं कुछ, ठीक है। अब इनके ही परमिशन से स्वीट्स और फ्रूट्स और सब कुछ जा रहे हैं। तो शुरुआत में तो वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, वहाँ के जो वॉचमैन हैं, जो ये ऑफिसर्स हैं जो ग्रीन में दिख रहे हैं आपको, औरंगज़ेब के अंडर ये काम कर रहे हैं, ये बड़ा चेकिंग करते हैं
कि देखे तो फ्रूट के अंदर कुछ पता नहीं, बम बम तो नहीं, कुछ संदेशा तो नहीं भिजवा रहे हैं, एक मामला गड़बड़ हो जाए। बहुत दिन तक करते रहते हैं, लेकिन जब बहुत दिन से सब सही चल रहा है तो इंसान को विश्वास हो जाता है कि सही है यार, जाने दो, ये नहीं करता गड़बड़ी थोड़ा। तो कहते ठीक है, थोड़े दिन बाद ये आलसी हो जाते हैं, कहते हैं जाने दो, अब जब ये सारा सामान ये सही भिजवाते हैं अपने लोगों के लिए तो जाने दो। जैसे ही शिवाजी को रियलाइज़ होता है कि अब ये ध्यान दे नहीं रहे हैं किसी के ऊपर, तो ये और उनका बेटा शिवाजी और संभाजी भी उन्हीं बास्केट्स में छुप जाते हैं जाकर, ठीक है। और ये तो है ही महान, ये तो चेक ही नहीं करते, इनको लग रहा है सब सही है, बढ़ाओ आगे बढ़ाओ, ऊपर अपने फल रख लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह से शिवाजी आगरा से बाहर निकल जाते हैं। टेक अ लाइफ लेसन फ्रॉम दिस, no matter how hard the time are, no matter how hard things are going on, if you use your mind nicely, wisely and patiently, so that you can escape from any problem, किसी भी प्रॉब्लम से निकला जा सकता है। औरंगजेब जो इतना महान राजा था कि मार देता था लोगों को, उसकी जपत से ये निकल आए, ठीक है। और ये नहीं निकल आए तुरंत घर भाग जाएंगे, स्मार्टली काम करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट टूट नहीं लेते अपने घर का, घूम के जाते हैं, पहले मथुरा जाते हैं, फिर जाते हैं वहाँ से चुपचाप डेक्कन, क्योंकि इनके पास दिमाग है ना। अब वहाँ से वो गायब हो गए हैं, लोग देखेंगे अरे बेटा गायब, अरे शिवाजी गायब, ढूंढने निकलो कहाँ रहते, मराठा रहते, चलो मराठा की तरफ चलो, पर ये तो मथुरा चले गए। अब तुम जाओ मराठा ढूंढो लगे तो मथुरा चले गए ना, मथुरा से घूम कर आएंगे, अब जाओ, ठीक है। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं, इंटेलिजेंस, पेशेंस, डिसेप्शन, प्लानिंग एंड सक्सेसफुल एस्केप, यही आपको सीखना है, ठीक है। कि कठिनाई आई तो हार नहीं माननी है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है, ठीक है। दिस शैल टू पास, कोई भी कठिनाई आ जाए सब कुछ ही लाइफ से आगे जा सकता है। तो आई होप आपको ये स्टोरी थोड़ी सी अच्छी लगी। उसी को बस यहाँ पे टूटा फूटा लिखा गया है तो समझ में थोड़ा सा कम आता है, ठीक है। कि इंसल्ट हो गई तो औरंगज़ेब ने उनको हाउस अरेस्ट कर लिया, ठीक है। औरंगज़ेब ने उनको एक मिनट हाँ, औरंगज़ेब ने उनको हाउस अरेस्ट कर लिया है ना, कि हाँ तुम भैया हाउस अरेस्ट में रहोगे, अब तुमको हम बिल्कुल आगे जाने ही नहीं देंगे, ठीक है। और उससे वो शिवाजी डिवाइस करते हैं स्ट्रैटेजी को, वो डिस्ट्रीब्यूट करने लगते हैं गिफ्ट वगैरह, क्यों करने लगते हैं तो बताया ही नहीं, तो ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। और फ्रूट्स वगैरह जब जाने लगते हैं बिग बास्केट में, जब वहाँ के लोग चेकिंग करना छोड़ देते हैं तो वहाँ से वो चुपचाप अपने बेटे के साथ निकल जाते हैं औरंगज़ेब की जपत से। पर पूरी स्टोरी क्या थी वो आपको समझ में आ गई होगी, है ना, आ गई ना बेटा, ठीक है। अरे एक मिनट, ओके, यस, ठीक है। थोड़ी सी और बची स्टोरी, बस ख़त्म होने वाली है, बाकी हम इसको बाद में करेंगे, ठीक है। तो आप फ्यू ईयर्स लेटर, अब क्या है, शिवाजी ने इतने सारे इंसिडेंट कर दिए ना, अब उनका तय हो गया है कि बढ़िया ये अच्छे राजा हैं। कोई क्लास में मॉनिटर होता है, मान लो मॉनिटर नहीं बना अभी, पर सारे काम सही से कर रहा है, नंबर भी बढ़िया ला रहा है, लीडरशिप रोल्स भी दिखा रहा है, तो वो अपने आप को प्रूफ कर चुका है ना, अब तो उसको हमको राजा बनाना पड़ेगा। तो वैसे ही फ्यू ईयर्स लेटर छत्रपति शिवाजी को पूरे रीति रिवाजों के साथ, पूरे वैदिक राइट्स के साथ क्या कर दिया जाता है, रायगढ़ के फोर्ट में, इस चैप्टर में एक ही फोर्ट दिया है, तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ जाए गलती से तो घबरा मत जाना कि ये फोर्ट तो कौन सा आ गया, ये इतने सारे फोर्ट थे मराठा में, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही फोर्ट दिया है। कोई अलग फोटो आ जाए बुक से तो परेशान नहीं होना है, वो रायगढ़ का ही फोर्ट है, ठीक है। और उनका बहुत बढ़िया वैदिक पूरे रीति रिवाजों के साथ उनका क्या होता है, मतलब क्या कहते हैं उसको, हाँ, राज्याभिषेक होता है, उनको राजा बना दिया जाता है और शिवाजी के नाम के साथ जुड़ जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बच्चा ये नाच रहा था, इसीलिए नाच रहा था क्योंकि पार्टी हो रही है ना, तो फिर से नचा देते हैं थोड़ा सा, हाँ ऐसे, क्योंकि सब वहाँ पे नाचते हैं, बड़े डांस करते हैं कि अरे हमारा हीरो बन गया किंग, ठीक है। सो दिस वाज द थिंग, ओके, यस, डोंट मिस आउट। ये भी थोड़ा सा आपको ब्लर हो रहा होगा, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, अगली बार से VPTs का और ध्यान रखेंगे कि वो ब्लर ना हो, ठीक है। बहुत सिंपली इनका बताया गया कि इनका विजन कितना लॉन्ग टर्म विजन था, इसमें बस यही बताया गया है कि उस समय और कोई भी ये बात नहीं सोचता था कि डच का इंडिया में आना या यूरोपियंस का इंडिया में आना इंडिया के लिए खतरे से खाली नहीं है। इट वॉज द शिवाजी हु वॉज थिंकिंग दिस थिंग कि हमें
इससे पहले हमारे पास कुछ गलत हो जाए, हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। ये जो डच हैं, ये यूरोपियंस आ रहे हैं ना, ये गलत हो रहा है इंडिया के साथ, ये कुछ भी कर सकते हैं कभी भी, तो इसीलिए हमें पहले से आग्रह हो जाना चाहिए, ठीक है। कोई भी और नहीं सोच रहा है इन सब चीज़ों के बारे में, सिर्फ शिवाजी सोच रहे हैं ये सब, ठीक है। तो इट वॉज दैट इम्पॉर्टेंट थिंग, ओके। फिर क्या होता है, शिवाजी का डेथ हो जाता है। कैसे डेथ होता है, देखिए पूरा अच्छे तरीके से नहीं बताया गया, क्योंकि उस समय मेडिकल साइंस इतना ज़्यादा आया नहीं था इंडिया में, है ना, तो इतना पता नहीं चल पाया कि हुआ क्या था एक्चुअल में, है ना। तो ये पता नहीं चल पाया तो क्या करते हैं, अब नहीं पता चल पाया तो यही बता दें कि फ़ीवर हो गया था। अब वो जॉइंटिस का फ़ीवर था, टीबी का फ़ीवर था, कोविड का फ़ीवर था, पता नहीं कौन सा फ़ीवर था। तो शिवाजी की लाइफ 50 ईयर्स की एज में ही ख़त्म हो जाती है। एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट, एक ट्रू विजनरी लीडर जो आगे की भविष्य के बारे में भी सोचता है, उसको हम खो देते हैं। और इवन यूरोपियंस जो हमारे दुश्मन हैं कहीं ना कहीं, वो भी शिवाजी को अलेक्जेंडर द ग्रेट से कंपेयर करते हैं कि हमारे यहाँ जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है ना, वही आपके यहाँ शिवाजी हैं। फेमस पोएट भूषण जी, ठीक है, शिवाजी के मतलब तारीफ़ों में कई सारे पोम्स लिखते हैं, कई सारे काव्य लिखते हैं कि उनकी बहादुरी की, उनकी महानता की चीज़ें लिखी जा सके, ठीक है, जो आज भी हम लोग को इंस्पायर करते हैं। वेरी गुड, ठीक है। इतना मैं घूम घूम के यहाँ आ रही हूँ, इसको मैं इधर कर लेती हूँ ना, सॉरी, ठीक है। अब क्या है, मराठास आफ्टर शिवाजी। मराठास जी के 2 बेटे, संभाजी और राजा राम। संभाजी की मूवी में बताया गया है कि संभाजी कैसे छावा बनते हैं, ठीक है। छत्रपति शिवाजी के बाद संभाजी राज्यपाट सारा संभालते हैं, पर लेटर औरंगज़ेब मूवी में भी दिखाया गया कि कितनी मुश्किलों के बाद भी औरंगज़ेब उनको बंदी बना लेता है और संभाजी की वहाँ डेथ हो जाती है। ये एक्चुअली इसलिए होती है क्योंकि संभाजी के ही घर में भेदी हैं, संभाजी के जो घर के लोग ही हैं वही औरंगज़ेब जी की हेल्प कर देते हैं जाकर, ठीक है। इसीलिए संभाजी का प्लान ख़राब हो जाता है और औरंगज़ेब उनको वो कर लेता है। ये भी हम सीख सकते हैं हिस्ट्री से कि कैसे घर के लोग ही लंका ढा देते हैं कई बार, ठीक है, घर के भेदी ही लंका ढा देते हैं। आफ्टर संभाजी राजा राम बनते हैं। राजा राम छत्रपति बनते हैं, पर बहुत दिन तक बन नहीं पाते, उनको भी औरंगज़ेब उठवा लेता है, उनको भी वहाँ से हटा देता है, ठीक है। और ये कन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है आगे तक, ये चलता ही रहता है, ठीक है। संभाजी तक बात नहीं बनती, संभाजी की वाइफ, संभाजी के बेटे को भी मुगल एम्परर यानी कि औरंगज़ेब अपना बंदी बना लेते हैं, ठीक है। व्हाट इट एवरीबडी, ओके, अच्छा 1 मिनट, यस। तो मराठास हैज स्टॉन्चली डिफेंडेड, अच्छा ये थोड़ा सा बस उनके बारे में बताया गया है कि कैसे वो अपनी स्ट्रैटेजीज़ को बनाते थे। उनके स्ट्रैटेजी में सबसे इम्पॉर्टेंट है उनका फोर्ट को बड़ा मेंटेन रखते थे, फोर्ट से अटैक करते थे। सब लोग इतने फोर्ट मजबूत थे कि फोर्ट से अटैक करके सबको बढ़िया बैटल्स में हरा देते थे। औरंगज़ेब बहुत कोशिश करता है, लेकिन आपने वो मूवी अगर देखी ना तो बहुत मज़ा आपको आएगा, बहुत अच्छे से चैप्टर आपको समझ में आएगा, पर कभी भी अपने लाइफ के जीते जी पूरा मराठा एम्पायर अपने अंडर नहीं कर पाता है, ठीक है। और इसी गिल्ट में ही उसकी डेथ हो जाती है लास्ट में आके। फिर अब राजा राम भी चले गए, संभाजी की वाइफ और बेटा भी चला गया, तो बचा कौन, अब राज करेगा कौन, तो राज करेंगी राजा राम जी की वाइफ ताराबाई का लाइफ सोचिए आप, घर से कितने लोग की डेथ हो चुकी है उनके, ठीक है, हस्बैंड भी चले गए, बेटा भी चला गया, रोने का भी टाइम नहीं मिला है ना। सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई ही नहीं थी, ठीक है, बहुत सारी ऐसी वुमेन थी जिन्होंने काम करा है इंडिया के लिए और हमें उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। दिस इज़ रियल वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। तो इतने बड़े राज्य को वो अकेले मैनेज करती है, हमें चैप्टर क्लास में पढ़ना है कि कैसे वो अकेले मैनेज करती है, ठीक है। धीमे धीमे जो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था छत्रपति शिवाजी का वो डिसेंट्रलाइज होने लगता है, मतलब सब कुछ पावर एक साथ है, शिवाजी के अंडर सारा काम होता था। अब शिवाजी रहे नहीं, ताराबाई रही है, एम्पायर टूट रहा है, तो एम्पायर के अंदर जो लोग काम करते हैं, जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, वो नया नया एम्पायर खोल लेंगे। जब
बड़ी दुकान बंद होने लगती है तो दुकान के अंदर जो काम कर रहा है वो अपनी नई दुकान खोलने लगता है। पेशवा जो मराठा के अंडर काम करते थे, जो मिनिस्टर्स थे वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की तरह काम करते थे, धीमे धीमे वो अपना नया एम्पायर खोल लेते हैं। जो बाजीराव, पेशवा बाजीराव हमने देखा है मूवी वगैरह अगर आपने देखी हो तो उसमें देखा होगा मराठा का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है, मराठास का ही कल्चर दिखाया गया है उसमें, क्योंकि वो निकले ही वहाँ से हैं, है ना। अब उन्हें दिख रहा है कि मराठा में उतनी मज़ा नहीं आ रहा, बात नहीं बची, कब तक मिनिस्टर बन के रहेंगे, चलो अपना नया बनाते हैं। ये जो पूरी स्टोरी है ना, ये हर राजा के साथ सेम ही है। इसका भी एक बढ़िया वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा, तो आपको समझ में आएगा कि हर राजा के साथ सेम ही काम हो रहा है, ठीक है। और मराठा के बाद पेशवा बाजीराव मराठास की तरह ही इंडिया को सर्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मराठास brought large part of India in their control, ruled them well, but with regional chiefs, क्योंकि जो उनके अंडर लोग काम कर रहे हैं, जो रीजन में लोग काम कर रहे हैं, वो धीमे धीमे और पावरफुल होते जाते हैं और मराठा का जो सेंट्रलाइज सिस्टम है वो कमज़ोर। मान लो बहुत बड़ा मराठा एम्पायर था, अब शिवाजी यहाँ पे पावर सेंटर थी, ये पूरे को होल्ड कर रहे थे, पूरा इनके अंडर काम चल रहा था, सारा काम इनके अंडर चलता था, ठीक है। लेकिन अब शिवाजी ही नहीं रहे तो मेन पावर वैक्यूम जहाँ से स्टार्ट हुआ था चैप्टर, पावर वैक्यूम हो गया है। तो अब जो इनके अंडर लोग काम कर रहे हैं वो कहेंगे अब पावर वैक्यूम में चलो अपना अपना नया एम्पायर खोलते हैं, अब अपनी अपनी नई दुकान खोलते हैं जाके, ठीक है। यही है स्टोरी कि शिवाजी के बाद, लेकिन अच्छी बात है कि वो शिवाजी के वैल्यू सिस्टम को लेकर गए हैं, उनकी वैल्यूज़ को लेके गए हैं, तो बढ़िया है, काम अच्छे से होगा, ठीक है। लेकिन अपने घर में काम अच्छे से करेंगे, यहाँ पे तो डिसिप्लिन नहीं बचा है, यहाँ पे तो इनडिसिप्लिन आ गया, क्योंकि राजा जी चले गए, राजा जी सबको वैल्यू के अंडर रखते थे, राजा जी सबको संभाल के रखते थे, सबको डिसिप्लिन में रखते थे। टीचर जैसे डिसिप्लिन में रखता है, टीचर चला गया, बस बढ़िया डिसिप्लिन में हो जाओ, क्या ज़रूरत है डिसिप्लिन में रहने की, वही वाला काम यहाँ पर रहता है। इनके अंडर जो लोग काम कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं, इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, अब नहीं डिसिप्लिन में रहेंगे, अब्यूसिव हो जाते हैं, अब नहीं काम ढंग से कर रहे हैं, ठीक है, और अपनी अपनी नया नया एम्पायर खोल लेते हैं, ठीक है। फिर क्या है, अरे ख़त्म कब होगा भाई, हाँ बस दो ही पेज बचे हैं, ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है इसको। इन दियर नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन मराठास ब्रीफली कंट्रोल एरियाज ऑफ, ये पूरा उनका एक्सटेंशन बताया गया है बेसिकली कि कहाँ कहाँ तक उनका एक्सटेंशन गया था। इसको आप लेगेसी वाले पार्ट से भी रिलेट कर सकते हो कि एक्सटेंशन कहाँ का था। तो लाहौर, अटोक, पेशावर जो आज का पाकिस्तान है, ठीक है, जो एक हिंदुस्तान का पार्ट था, इंटीग्रल पार्ट था। दे फॉट विद अफगान्स एंड डिस्पाइट सफरिंग फ्रॉम डिजास्टर डिफीट पानीपत दे क्विकली रिकवर्ड, यानी कि अफगान से लड़ते टाइम वो उनसे हार जाते हैं, पानीपत की लड़ाई में 1761 में जो होती है वो उनसे हार जाते हैं। यानी कि लड़ाई किसकी हो रही है, मराठास की वर्सेस अफगान्स की। अफगानिस्तान से आए हैं ऑफकोर्स, ठीक है, और ये होती है पानीपत में। जीतेगा कौन, अफगान जीतेंगे, हर बार मराठास नहीं जीतेंगे, अफगान जीतेंगे। पर इस हार से भी वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं, मतलब दुख आया है, जीवन में रोते नहीं रहना उस दुख से रिकवर करना है, खुद को उभारना है। अंडर द लीडरशिप ऑफ महादजी शिंदे, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, इस पर ध्यान दीजिए। महादजी शिंदे जो उनके अंडर ही, मतलब शिवाजी के अंडर ही काम करते थे, वो दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। और दिल्ली अगर आपको पता तो मुगल एम्पायर का बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटर था दिल्ली भी, ठीक है। तो दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं, और कब तक दिल्ली इनके पास रहता है, जब तक ब्रिटिशर्स नहीं रहते, फिर तो ब्रिटिशर सबको ही कैप्चर कर लेते हैं अरबास में जाकर, है ना। लेकिन तब तक, जब तक 1771 में करा है, ठीक है, ब्रिटिशर्स आएंगे अभी नहीं, शायद आ चुके हैं, बाद में पढ़ेंगे हम लोग, ब्रिटिशर का टाइम पीरियड मुझको पूरा नहीं याद है, लेकिन ब्रिटिशर्स आ चुके हैं इंडिया में, ठीक है। और 3 डेकेड्स का मतलब 300 साल दिल्ली को संभाल के रखते हैं, ठीक है। और ब्रिटिशर्स बाद में दिल्ली इनसे ले लेते हैं, ब्रिटिशर का तो यही काम ही है, सब ले लो, बचाओ कुछ मत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेटर हाफ में क्या होता है, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ जाते हैं तो मराठास वर द वन जो ब्रिटिशर के खिलाफ भी लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है, जिनको हम एंग्लो मराठा वॉर कहते हैं। एंग्लो मराठा वॉर यानी कि 3 एंग्लो मराठा वॉर्स लड़ी जाती हैं, जो कि इंग्लिश यानी कि यूरोपियंस के बीच में और मराठास के बीच में लड़ी जाती हैं। और पता है कौन जीतेगा, अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिशर्स जीतेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या लड़ रहे हैं, देखो इधर देख लो ना, राइफल लेकर आए बढ़िया, ये लोग बढ़िया वाली तोप लेकर आए हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, तलवार है, तलवार से कब तक लड़ेगा इंसान, हाँ तलवार निकल पाएगी तब तक तो यहाँ काम, ये लोग राइफल से काम कर देंगे सारा,
ठीक है। ओइंग टू मराठाज इंक्रीज इंटरनल डिसयूनिटी एंड सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल एबिलिटीज ऑफ ब्रिटिश, दे सक्सीडेड इन एंडिंग द मराठा पावर। इंक्रीज इंटरनल डिसयूनिटी, जब भी मैंने जो आपको पढ़ाया कि एक बड़ा सा एम्पायर था, उसके अंदर मिनिस्टर्स काम करते थे, राजा जी नहीं रहे तो किसी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, सबने अपनी अपनी दुकानें खोल ली, सबने अपना अपना एम्पायर खोल लिया, तो डिसयूनिटी हो गई ना। आप कहाँ यूनाइटेड रहे, तो डिसयूनिटी हो गई। सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल एबिलिटीज़, यानी कि सुपीरियर थे ब्रिटिशर्स, हमसे ज़्यादा समझदार, ज़्यादा राइफल वगैरह चलानी आती है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, बम वगैरह ज़्यादा है इनके पास, ठीक है, राइफल्स भी बढ़िया वाली हैं। उस वजह से क्या होता है, ब्रिटिशर्स ही जीत जाते हैं और मराठा एम्पायर का पावर का एंड हो जाता है। पर मराठा पावर का एंड हुआ है, मराठा पावर की वैल्यूज़ का एंड नहीं हुआ है। स्वराज की बात अभी आगे जाके हम करने वाले हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में आज भी वहाँ पर स्वराज की बातें होती हैं, इवन आज भी होती हैं, ठीक है। समझेगा आपको, बस इसको आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी और नेक्स्ट पार्ट भी आप इसका ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, नेवी, आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन और वुमेंस पार्ट, जो ताराबाई और अहिल्या बाई का वाला रोल है, वो हम लोग को पढ़ना है। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, ठीक है। आई होप आप सबको ये अच्छा लगा हो। ये पहला लेक्चर है जो मैं ऐसे स्मार्ट बोर्ड पे ले रही हूँ, वरना तो पीपीटीज़ के फॉर्म में, कैमरा के फॉर्म में लेती थी। आज ये पहला लेक्चर है, आई होप आपको अच्छा लगा हो। नेक्स्ट भी हम और भी सारे चैप्टर्स की वीडियो बनाएंगे और 8th के सिलेबस को भी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड बाय। हे भगवान।